नमस्कार दोस्तों, प्रबोधायस के इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये एमसीक्यू ज़्यादातर ऐसे एमसीक्यू है जो कि इससे पहले जो कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ-साथ में इससे संबंधित जो अन्य तथ्य बन सकते हैं, उन तथ्यों को भी यहाँ पे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला प्रश्न है, आप जो साथ-साथ में इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे और लास्ट में आप बताएँगे कि आपके जो कितने प्रश्नों के उत्तर सही गए हैं। तो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य या उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? आपके पास ऑप्शन ए है रम्माण, ऑप्शन बी है चांचरी, ऑप्शन सी है छोलिया और ऑप्शन डी है झुमेलो। अब आप अपने उत्तर बता सकते हैं ए, बी, सी, डी करके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका रम्माण। जो रम्माण उत्सव है, रम्माण उत्सव को जो यहाँ पे मुख्यतः अमूर्त विरासत की सूची में जो है यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। और इसके साथ-साथ में अगर रम्माण की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुख्यतः जो रामायण होती है, रामायण के आधार पर यहाँ पे क्या है ये उत्सव मनाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसको 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसको विश्व की विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। और इसके साथ-साथ में अगर यहाँ पे अमूर्त विरासत सूची की बात की जाती है तो उत्तराखंड के 2 जो ये प्रमुख उत्सव है, एक तो आपका रामायण हो गया जिसको 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पे शामिल किया गया था। इसके साथ-साथ में आपका जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला जो आपके हरिद्वार में लगता है, इसको भी यहाँ पे जो है विश्व विरासत सूची में 7 दिसंबर 2017 को जो है इसको यहाँ पे जो अमूर्त विरासत की सूची है इसमें जो यहाँ पे शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर हम अन्य देखते हैं स्थलों की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर अमूर्त आया तो यहाँ पे आपका रम्माण उत्सव हो जाएगा और कुंभ मेला हो जाएगा। और अगर मूर्त विरासत पूछी जाए तो मूर्त विरासत के रूप में यहाँ पे एक जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है और साथ-साथ में जो आपका फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, इन दोनों को यहाँ पे जो है शामिल किया गया है। नंदा देवी को जो है सबसे पहले 1988 में इसको यहाँ पे शामिल किया गया था। वहीं अगर मैं फूलों की घाटी की बात करता हूँ तो इसको जो है आपके 2005 में आपके जो यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची है इसमें जो है यहाँ पे इसको शामिल किया गया था। तो ये आप महत्वपूर्ण ये 4 तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शन में आपके पास चांचरी नृत्य दे रखा है, छोलिया नृत्य दे रखा है और झुमेलो नृत्य भी दे रखा है। थोड़ा-सा इनको भी समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ चांचरी नृत्य की, अगर मैं चांचरी की बात करता हूँ तो चांचरी मुख्य रूप से उत्तराखंड में ये गीत के रूप में भी है। इसके चांचरी के इस प्रकार के गीत भी गाए जाते हैं जिनको आप जो है भौनी नाम से जानते हैं, भौनी गीत यहाँ पे जो गाए जाते हैं। इसके साथ-साथ में ये क्या है एक प्रकार का नृत्य भी है, इसमें जो है नृत्य भी किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी गीतों की बात करता हूँ, जो चांचरी गीत होते हैं, ये मुख्य रूप से जो है आपके जो कुमाऊँ और गढ़वाल का क्षेत्र है, जो इधर एक तरफ आपका कुमाऊँ है और गढ़वाल का जो मध्य वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आपके जो झांझरी प्रकार के गीत हैं, ये गाए जाते हैं। और इसमें जो मुख्यतः जो उत्तरायणी का मेला होता है, उत्तरायणी के मेले में आपको झांझरी गीत जो है देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके नृत्य की बात करते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र में आपका झांझरी नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में मुख्यतः आपके पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेती हैं और ये एक प्रकार का जो है आपके श्रृंगार प्रधान नृत्य जो इसे कहा जाता है या फिर आप इसको श्रृंगारिक नृत्य भी कह सकते हैं। चांचरी को जो है आपके श्रृंगारिक नृत्य या फिर श्रृंगार प्रधान नृत्य भी कहते हैं। और जो मुख्यतः आपके जो वसंत ऋतु होती है, वसंत ऋतु के समय जब चांदनी रात होती है उस समय यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे चांचरी नृत्य को किया जाता है। और इसी नृत्य को अगर मैं कुमाऊँ की बात करता हूँ तो कुमाऊँ में इसको जो है आपके झोड़ा नाम से जाना जाता है। झोड़ा इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। झोड़ा नृत्य जो यहाँ पे इसे कहा जाता है। ये दोनों एक ही हैं, बस कुमाऊँ में इसको झोड़ा बोलते हैं, गढ़वाल में इसको चांचरी बोलते हैं। अगर झोड़ा नृत्य की बात करें तो ये मुख्यतः आपका जब होली होती है, होली के पश्चात यहाँ पे जो ये झोड़ा नृत्य किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला है ये है छोलिया नृत्य।
छोलिया नृत्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी कई बार जो है प्रश्न बनते हैं। तो अगर मैं छोलिया नृत्य की बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो ये जो है आपका कुमाऊँ क्षेत्र का नृत्य है। कुमाऊँ का नृत्य इसको मानेंगे आप, यहाँ पे मुख्य रूप से ये नृत्य किया जाता है। इसके साथ-साथ ये जो है आपका एक युद्ध शैली का ये नृत्य माना जाता है, और ये अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो ये छोलिया नृत्य है, ये धार्मिक अवसर पर किया जाता है। धार्मिक अवसर में इसको किया जाता है। इसके साथ-साथ में यहाँ पे अगर शादी-विवाह हो रहे हैं, शादी-विवाह में भी जो है इस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। इसके साथ-साथ में यहाँ पे जो फिरंजी कुंभ मेला होता है, फिरंजी कुंभ मेला, इस मेले में भी आपको यहाँ पे छोलिया नृत्य दिखाई देता है। और यहाँ पे मुख्यतः इस नृत्य में क्या होता है, जो हमारे जो देवी-देवता हैं, मुख्यतः अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पे पांडवों को मानते हैं, तो पांडवों से संबंधित यहाँ पे जो लीलाएँ होती हैं उनको गाया जाता है। जो नरसिंह देवता है उनसे संबंधित यहाँ पे लीलाओं का ज़िक्र होता है। इसके अलावा नागराज देवता से संबंधित यहाँ पे लीलाओं का जो यहाँ पे क्या है, इस नृत्य में जो है क्या है आपके वर्णन किया जाता है। इसमें मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो कम से कम इसमें 8 व्यक्ति जो है इस नृत्य को करते हैं। शुरुआत में अगर हम बात करते हैं 8 के अलावा यहाँ पे 8 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 8 होते हैं। तो अगर 8 व्यक्तियों की बात करते हैं तो इनमें 3 होते हैं ढोल वादक, जो कि आपके ढोल बजाते हैं। इसके साथ-साथ में एक होता है मशक बीन बजाने वाला, और एक होता है झांझ वादक, जो झांझ है उसको बजाने वाला। और इसके अलावा जो अन्य होते हैं, वो होते हैं आपके नृतक, जो क्या है अपना अपने कर्तव्य यहाँ पे जो है दिखाने का कार्य करते हैं। और इसमें क्या है, मुख्यतः जो तलवार होती है, तलवार की ढाल का प्रयोग यहाँ पे इस नृत्य में किया जाता है। और यहाँ पे जो नृतक होते हैं अपनी युद्ध शैली जो यहाँ पे क्या है प्रदर्शन करते हैं, और युद्ध जो कौशल है उसके यहाँ पे जो इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। और ये जो नृत्य होता है इसमें जो व्यक्तियों की संख्या होती है, हमेशा जो नृतक होते हैं इनकी संख्या हमेशा सम संख्या के रूप में यहाँ पे रहते हैं, यानी या तो कम से कम 2 होंगे, 2 के अलावा यहाँ पे 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, तो ये आपस में क्या है तलवार के माध्यम से लड़ेंगे, मतलब एक प्रकार का जो प्रदर्शन करते हैं। तो कम से कम यहाँ पे 2 व्यक्ति एक साथ हैं, फिर अगर 2 रहेंगे फिर 4, मतलब इसमें क्या है जोड़े का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है सम संख्या में अक्सर क्या है ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारे पास है झूमेलो। अगर झूमेलो की बात की जाए तो झूमेलो भी क्या है, ये गीत और नृत्य ये भी दोनों रूप में हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर झूमेलो की बात करते हैं तो झूमेलो भी क्या है, झुमेलो जो है ये एक प्रकार का प्रणय गीत भी इसको कहा जाता है। गीत के रूप में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः आपके जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में यहाँ पे झुमेलो जो है गीत गाए जाते हैं। ये एक प्रकार कैसे होते हैं प्रणय गीत ये रहते हैं। इसमें मुख्यतः जो नारी होती है, नारी की वेदना यहाँ पे इसमें दिखाई जाती है, और उसके जो सौंदर्य है, सौंदर्य का यहाँ पे इस गीत के माध्यम से यहाँ पे वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है गीत के रूप में झुमेलो यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में होता है। इसके साथ-साथ अगर मैं नृत्य की बात करता हूँ तो इस नृत्य को जो है आपके जो जमालिक श्रेणी के अंतर्गत जो इसको रखा जाता है। जंबालिक श्रेणी के अंतर्गत जो है ये रहता है। साथ-साथ में ये जो नृत्य होता है, ये क्या होता है, जो नवविवाहित महिलाएँ होती हैं या जो कन्याएँ होती हैं, जिनका भी नया-नया विवाह होता है, उनके द्वारा जो यहाँ पे जो झुमेलो नृत्य है, ये किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे यहाँ पे पहले प्रश्न से। इसके साथ-साथ में जो अगला प्रश्न है, वो है हमारे पास पूर्णागिरि से संबंधित। अगला प्रश्न है कि जो पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्मतीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? आपके पास ये पूर्णागिरि मंदिर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है चंपावत, और ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पे अगर पूर्णागिरि की बात की जाए तो पूर्णागिरि मुख्य रूप से आपके चंपावत में जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे पूर्णागिरि की बात करें तो यहाँ पे जो अन्नपूर्णा शिखर है, अन्नपूर्णा शिखर, अन्नपूर्णा शिखर पर जो ये मंदिर बना हुआ है, और मुख्य रूप से जो ये भारत के 108 शक्तिपीठ है, उन 108 शक्तिपीठों में से जो एक इसको माना जाता है। और यहाँ पे मुख्यतः जो माँ सती है, माँ सती की जो नाभि थी, यहाँ पे कहा जाता है कि माँ सती की नाभि गिरी थी,
जहाँ पर जो ये मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ पे और तथ्यों की बात करते हैं तो जो पूर्णागिरि शिखर है, ये मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो 5500 फीट की ऊंचाई पर जो ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो है आपके जो ये अन्नपूर्णा शिखर है, इसी के पास से जो काली नदी होती है, काली नदी को जो है आपके शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पूर्णागिरि मंदिर में, तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला लगता है जो कि मुख्यतः चैत्र के नवरात्रों में इस मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। चैत्र नवरात्र में यहाँ पे क्या है, मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो क्षेत्र है पूर्णागिरि मंदिर, ये आपके टनकपुर में पड़ता है। टनकपुर आपके चंपावत, टनकपुर चंपावत में आपके पूर्णागिरि मंदिर पड़ता है। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है मेदिनी शाह, ऑप्शन बी है फतेहपति शाह, ऑप्शन सी है उपेंद्र शाह और ऑप्शन डी है राम शाह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसका उत्तर है मेदिनी शाह। मेदिनी शाह को जो है यहाँ पे मुगल दरबार में क्या है, मनसबदार के रूप में जो है नियुक्त किया जाता है। दरअसल यहाँ पे क्या होता है कि जो मेदिनी शाह के पिता होते हैं पृथ्वीपति शाह के दरबार में जो सुलेमान शिको है, सुलेमान शिको अपने 17 अनुयायियों के साथ क्या है, यहाँ पे शरण लेते हैं गढ़वाल क्षेत्र में। और तत्पश्चात क्या होता है, जो यहाँ से औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब क्या करता है, इनको पकड़ने के लिए, यहाँ पे सुलेमान शिको को पकड़ने के लिए है जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जयसिंह को भेजता है। और उसके बाद जो जयसिंह के पुत्र राम सिंह को भेजता है। और यहाँ पे क्या है, जो पृथ्वीपति शाह है वो क्या है, यहाँ पे सुलेमान शिको को यहाँ पे जाने नहीं देते हैं। वो जो कहते हैं कि आप हमारे शरण में आए हैं तो हम आपको जो पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। लेकिन जो मेदिनी शाह होता है, मेदिनी शाह क्या करता है, इसको जयसिंह के पास जो है पकड़वा देता है। और जिस कारण से जो पृथ्वीपति शाह है, पृथ्वीपति शाह यहाँ पे मेदिनी शाह का क्या है, देश निकाला कर देते हैं। इसको जो यहाँ से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद जो मेदिनी शाह है ये आपके दिल्ली में पहुंचते हैं। और दिल्ली में यहाँ पे जो औरंगजेब है, औरंगजेब इनसे खुश होते हैं और इनको यहाँ पे जो है मनसबदार नियुक्त करते हैं, इनको जो है मनसबदार बनाते हैं। मनसबदार मुख्यतः क्या, अगर आप कह सकते हैं कि जो अपने क्षेत्र में क्या है, कर वसूलने का कार्य करता है और उसी कर में से जो इसको मनसब दिया जाता है। तो ये सुलेमान शिको से संबंधित कुछ बातें थी। इसके अलावा यहाँ पे इनका जिक्र मिलता है कि 1662 में जो है, जो मेदिनी शाह है, मेदिनी शाह का यहाँ पे निधन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो एक महत्वपूर्ण शासक का नाम दिया गया है, फतेहपति शाह, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये गढ़वाल के जो परमार वंश है उनके, अगर मैं इसकी बात करता हूँ फतेहपति शाह को, तो इससे संबंधित सबसे पहला तथ्य, इनको जो है यहाँ पे क्या है, इनको जो है गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी अगर पूछा जाए तो ये शब्द जो है यहाँ पे फतेहपति शाह के लिए प्रयोग किया गया है। अगर इनकी संरक्षिका की बात करते हैं, संरक्षिका की बात करें, जिन्होंने जो इनको संरक्षण दिया, संरक्षण में इन्होंने शासन किया, वो है राजमाता कटोची। राजमाता कटोची, राजमाता कटोची के संरक्षण में जो इन्होंने शासन किया था प्रारंभ में। इसके साथ साथ इसके अलावा यहाँ पे जो है बात करें तो इनको जो है, इनके जो काल है, अगर हम फतेहपति शाह के काल की बात करते हैं तो एक इतिहासकार है मतीराम, मतीराम जी इनके काल को जो है गढ़वाल का स्वर्ण काल मानते हैं, गढ़वाल का स्वर्ण काल। और ये मानते हैं मतीराम, मतीराम के अनुसार जो ये कहा गया है कि जो फतेहपति शाह है, इनके समय का जो काल है ये क्या है, गढ़वाल का स्वर्ण काल है। इसके अलावा यहाँ पे जो है 1689 में यहाँ पे क्या है, वेंगणी का जो युद्ध है, वेंगणी का युद्ध यहाँ पे होता है गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में। इसके अलावा अगर इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो ये पूछा जाता है वेंगणी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था या कब हुआ था। इसके अलावा कहा जो प्रश्न बनता है, जो फतेहपति शाह है इनके दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गढ़वाल के किस शासक के दरबार में जो है 9 रत्न रहा करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फतेहपति शाह। अगर प्रश्न ये बनता है कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता था, तो ये जाएगा आपका फतेहपति शाह। अगर यहाँ पे गढ़वाल का स्वर्ण काल पूछा जाए तो ये भी आपका फतेहपति शाह हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रश्न भी कई बार बना है कि जो फतेहपति शाह है, इन्होंने यहाँ पे जो गुरुद्वारा बना था, गुरुद्वारा के लिए यहाँ पे क्या है 3 गांव को दान में दिया था। तो ये भी प्रश्न कई बार बनता है। आपका जो खुड़बुड़ा है,
खुड़बुड़ा क्षेत्र हो गया, इसके अलावा जो राजपुर है, राजपुर और चामासारी, चामासारी ये क्या है, इन्होंने गुरुद्वारा बनाने के लिए जो यहाँ पे दान में दिए थे। इसके अलावा यहाँ पे इस जो फतेहपति शाह है इनसे संबंधित कुछ ग्रंथ है, जैसे कि आपके अगर हम बात करते हैं, एक है आपके पास फतेहपत शाह कर्ण ग्रंथ, फतेहपत शाह कर्ण ग्रंथ। अगर मैं इस ग्रंथ की बात करता हूँ तो इसको जो है आपके श्री जटाधर के द्वारा ये जो है लिखा गया है, या फिर आपको इसको जटाशंकर कह सकते हैं, फतेहपत शाह कर्म ग्रंथ। इसके अलावा फतेह प्रकाश भी एक प्रमुख रचना है, फतेह प्रकाश। इससे जो कई बार प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपके जो श्री रत्न कवि है, श्री रत्न कवि, इनके द्वारा जो यहाँ पे फतेह प्रकाश को लिखा गया है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे यहाँ पे। बाकी उपेंद्र शाह का भी जिक्र इतना नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो है प्रदीप शाह के बाद नहीं, फतेहपति शाह के बाद जो ये शासक बने थे, उसके बाद प्रदीप शाह शासक बनते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है कि कुमाऊं वाटर रोल्स यानी कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? आपके पास ऑप्शन ए है 1874 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन डी है 1940 में, और ऑप्शन सी है 1940 में, और ऑप्शन डी है 1947 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले आप उत्तर देंगे फिर उसके बाद मैं उत्तर बताता हूँ। तो इसका जो उत्तर है वो है 1917 में। उसने 1917 में जो यहाँ पे जो कुमाऊं वाटर रूल्स है इसको लागू किया जाता है। दरअसल यहाँ पे होता क्या है कि 1874 का एक कानून होता है। इस कानून में क्या है, जिसको जो है आप अगर इस कानून की बात करें, 1874 का जो कानून था इसको बोलते हैं शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, इसको बोलते हैं शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है इसको कहा जाता है। इस शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट को जो कि 1874 का है, इसमें जो है यहाँ पे संशोधन किया जाता है, और इस संशोधन में मुख्य रूप से क्या है, जो पानी है, पानी पर यहाँ पे हस्तक्षेप की प्रक्रिया को जो है और अधिक कड़ा कर दिया जाता है। और इसमें नियम बनाया जाता है कि जो नहरें होती है, जो नहरें हैं, अगर आप नहरों का निर्माण करते हैं तो नहरों का निर्माण करने के लिए आपको जो है स्थानीय राजस्व अधिकारियों से जो है अनुमति लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो ये रूल था जो कि 1917 में इसको लागू किया गया। तो ये प्रश्न जो यहाँ पे कई बार बनता है, कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 का है, और ये 1874 के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट को जो है यहाँ पे संशोधित करके इसको लाया गया था। ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है आपके, तो हो जाएगा पानी से संबंधित। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास यहाँ पे बनता है। प्रश्न पूछा गया है कि टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लेजर कर्नल यंग, ऑप्शन बी है एच.वी. हेयरसे, ऑप्शन सी है विंडम, और ऑप्शन डी है कैप्टन हेडर। तो इस प्रश्न के अगर मैं उत्तर की बात करता हूँ तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जो विंडम है, विंडम यहाँ पे क्या थे, डिप्टी कमिश्नर थे। अगर मैं बात करता हूँ टिहरी रियासत की, तो यहाँ पे उस समय अगर मैं बात करता हूँ जब सुदर्शन शाह यहाँ पे क्या है, टिहरी के शासक बनते हैं प्रारंभ में। तो इनके समय क्या होता है, जो देहरादून का क्षेत्र है, देहरादून, इसके साथ-साथ में जो पूर्वी गढ़वाल का क्षेत्र है, पूर्वी गढ़वाल का क्षेत्र, और साथ-साथ में जो कुमाऊँ का क्षेत्र रहता है, कुमाऊँ का क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है अंग्रेज क्या करते हैं, अपने जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसमें शामिल कर देते हैं। बाकी जो पश्चिमी भाग होता है गढ़वाल का, जो पश्चिमी भाग है, मुख्य रूप से टिहरी, उत्तरकाशी, इसके आस-पास का जो एरिया है, इस सबको क्या है यहाँ पे टिहरी रियासत के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, यानी सुदर्शन शाह को जो यहाँ पे दिया जाता है। और इसी में यहाँ पे जो ठाकुर जोत सिंह नेगी है, इनको जो यहाँ पे बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है तो 1815 से लेके यहाँ पे 1949 तक जो है यहाँ पे जो गढ़वाल में जो पंवार वंश के शासक है, ये क्या है, अपना शासन करते हैं। और अगर इसके शुरुआत की बात करते हैं तो टिहरी में जो है ये अपनी राजधानी बनाते हैं, और यहाँ पे जो प्रथम जो पहले शासक है वो क्या हो जाएंगे, आपके सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि गढ़वाल के इतिहास में
किस परमार शासक को गर्व भंजन के रूप में जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप एक बार ऑप्शनों को देख लें, उसके बाद जो हम इसके उत्तर की व्याख्या करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है श्याम शाह, दूसरा ऑप्शन है मान शाह, तीसरा ऑप्शन है महिपत शाह और चौथा है आपके पृथ्वीपति शाह। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और अगर आप टेस्ट सीरीज कहीं भी देते हैं तो वहाँ पर भी जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर है आपके पास महिपत शाह को जो है यहाँ पे गढ़वाल के जो परमार शासक है इनका जो यहाँ पे इनके लिए जो है गर्वभंजन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे श्याम शाह की बात करते हैं, थोड़ा अगर इसको समझे उसके बाद हम महिपत शाह पे भी आएंगे। श्याम शाह की अगर बात करते हैं तो इनको जो है 45वां शासक यहाँ पे माना जाता है परमार वंश का और 1611 से लेके यहाँ पे 1630 तक जो इनका शासन माना जाता है। और यहाँ पे अगर श्याम शाह की बात करते हैं तो इनके जो है जहांगीर से भी भेंट होती है, तो जहांगीर के साथ इनकी भेंट होती है। आप कह सकते हैं कि जहांगीर के समकालीन शासक आपके यहाँ पे श्याम शाह है। इसके अलावा ये पहले परमार शासक है जिनके जो हमको क्या है चित्र देखने को मिलता है। श्याम शाह का जो हमें क्या है यहाँ पे चित्र मिलेगा सबसे पहले शासक। अगर इनके गुरु की बात करें तो जो श्याम शाह है इनके गुरु थे शंकर देव, और शंकर देव की एक प्रमुख रचना है जो कई बार जो है आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, जिसको आप जो वास्तु शिरोमणि के नाम से जानते हैं। वास्तु शिरोमणि प्रश्न बनता है कि वास्तु शिरोमणि के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएगा आपके शंकर देव, और जो शंकर देव थे ये आपके जो श्याम शाह है, श्याम शाह के क्या थे ये गुरु थे। इसके अलावा यहाँ पे जो श्याम शाह है इनके द्वारा जो यहाँ पे जो श्रीनगर है, श्रीनगर में यहाँ पे श्याम शाही बाग की भी जो इनके द्वारा स्थापना की गई थी, या कह सकते हैं कि जो श्याम शाही बाग है ये जो है आपके श्याम शाह के द्वारा बनवाया गया था। श्याम शाह को जो एक विलासी राजा के रूप में भी जाना जाता है। इनको जो है यहाँ पे विलासी राजा की संज्ञा यहाँ पे श्याम शाह को दी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं महिपत शाह की, महिपत शाह भी प्रमुख यहाँ पे जो है शासक है, क्योंकि इनसे संबंधित पहला जो तथ्य है महिपत शाह की अगर हम बात करते हैं तो गढ़वाल का सबसे अगर बात करें जो सबसे अधिक उम्र में जो शासक बनने वाला ये क्या है शासक के रूप में यहाँ पे महिपत शाह को जाना जाता है। और इन्होंने अपने जीवंत काल तक जो है यहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़े थे, जिस कारण से इनको जो है यहाँ पे गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है। इसके साथ अगर प्रश्न बनता है कि तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करने वाले गढ़वाली शासक कौन थे, तो ये भी आपके महिपत शाह हो जाएंगे, जिन्होंने जो है तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। इसमें इसी आक्रमण में यहाँ पे जो इनके एक प्रमुख शासक थे जिनको जो यहाँ पे आपने कई बार इनका नाम सुना होगा, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी का जो है यहाँ पे क्या है इस युद्ध में क्या है ये मारे जाते हैं। दरअसल यहाँ पे जो माधव सिंह भंडारी है इनको जब युद्ध करते हैं तो तीर लग जाती है, जिस कारण से इनको जब पता चलता है कि अब ये जो है ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, ये इनकी मृत्यु होने वाली है, तो ये क्या करते हैं अपने कुछ विश्वास पात्र जो सैनिक होते हैं उनको कहते हैं कि वो उन्हें क्या करे तेल की कढ़ाई में उबालें, और उबालने से क्या होगा कि उनका शरीर एकदम कड़क बन जाएगा, जिससे उबालने के बाद इनको क्या बोलते हैं कि पुनः मेरे को क्या है घोड़े के ऊपर बिठा दिया जाए, जिससे कि जो गढ़वाल की सेना है उनका क्या है जो विश्वास है वो बना रहे, उनको लगे कि जो उनका सेनापति है वो अभी भी क्या है जिंदा है और क्या है युद्ध लड़ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे इनके जो ऐसे शूरवीर सेनापति थे यहाँ पे महिपत शाह के शासन में रहते थे। इसके अलावा यहाँ पे रिखोला लोधी भी एक प्रमुख शासक हैं, प्रमुख सेनापति थे, जिन्होंने जो सिरमौर अभियान है, तिब्बत अभियान है, इसके साथ साथ में जो दक्षिणी भाग में जो संघर्ष होते थे उन संघर्षों में यहाँ पे रिखोला लोधी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यहाँ पे जो है इनको जो अगर हम बात करते हैं जो मुगल अगर आप लेख पढ़ेंगे तो मुगल लेखों में जो महिपत शाह है इनको जो अक्खड़ शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया। अक्खड़ राजा जो है यहाँ पे महिपत शाह को कहा गया है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि यहाँ पे जो है इनके समय जब शाहजहां का राज्याभिषेक हो रहा था तो शाहजहां के राज्याभिषेक में यहाँ पे महिपत शाह शामिल नहीं हुए थे, इसलिए जो इनको यहाँ पे अक्खड़ राजा की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ में इनके द्वारा जो भूलवश जो नागा साधु होते हैं नागा साधुओं की यहाँ पे महिपत शाह के द्वारा हत्या की जाती है, जिस कारण से क्या होता है बाद में जब इनको इस बात की आत्मग्लानि होती है तो क्या है इसको पछतावा करने के लिए या कह सकते हैं इस जो पाप है इस पाप से मुक्ति के लिए क्या करते हैं ये जो कुमाऊं के शासक होते हैं उस समय त्रिमल चंद के साथ क्या करते हैं ये युद्ध करते हैं, जिस युद्ध को जो है आप
काकुआ मोर के युद्ध के नाम से जानते हैं। काकुआ मोर का युद्ध, ये जो त्रिमलचंद और महिपत शाह के बीच में होता है, और इस युद्ध में यहाँ पे जो महिपत शाह है, महिपत शाह जो आपके वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो महिपत शाह है, इनके द्वारा एक प्रमुख प्रथा है रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा कई बार पूछी जाती है, तो याद रखेंगे जो रोटी सूची प्रथा है ये आपके महिपत शाह से संबंधित है, यानी इसको जो महिपत शाह के द्वारा शुरू किया गया था। तो सेनापति इनके माधो सिंह भंडारी, ये भी पूछा जाता है, और रिखोला लोधी थे। इसके अलावा एक प्रमुख सेनापति और थे बनवारी दास। बनवारी दास भी जो इनके सेनापति थे, जो कि जो यहाँ पे जो काकुआ मोर का युद्ध हुआ था, इसमें यहाँ पे जो बनवारी दास है ये भी यहाँ पे इस युद्ध में मारे जाते हैं। यहाँ पे अगले हमारे पास जो है ये है मानशाह। मानशाह भी गढ़वाल के प्रमुख शासक है। अगर मानशाह की बात करते हैं, इनके संबंध में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इन तथ्यों को जान ले तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं मानशाह की, तो मानशाह यहाँ के हैं श्याम शाह से पहले के शासक है, यानी पहले मानशाह थे, फिर श्याम शाह उसके बाद शासक बनते हैं। पहले यहाँ पे सहजपाल, फिर है बलभद्र शाह, फिर आए थे आपके मानशाह, फिर आपके श्याम शाह। ये इस प्रकार से इनका जो क्रम है, ये क्रम भी कई बार यहाँ पे पूछा जाता है, तो इस क्रम को भी आप याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पे श्याम शाह को देखा है, महिपत शाह को देखा है। इसके अलावा अगर मानशाह की बात करते हैं, तो मानशाह यहाँ पे मुख्यतः ये 44वें शासक के रूप में इनको जाना जाता है, और इनसे संबंधित जो हमको लेख प्राप्त होते हैं वो मिलते हैं हमको देवप्रयाग से। और देवप्रयाग में एक जो आपका क्षेत्रपाल मंदिर है, क्षेत्रपाल मंदिर, यहाँ से लेख मिलता है। इसके अलावा जो रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, यहाँ से भी जो इनके लेख मिलते हैं। जो क्षेत्रपाल मंदिर है यहाँ पे जो 1608 का लेख मिलता है, और जो आपका रघुनाथ मंदिर है यहाँ पे जो 1610 ईस्वी कम को लेख प्राप्त होता है। अगर इनके शासनकाल की बात करते हैं तो 1551 से लेके 1611 तक जो इनका शासन माना जाता है। और इन्हीं के समय में जो कुमाऊं के एक प्रमुख शासक माने जाते हैं लक्ष्मी चंद, जिनको आप जो है लखुली विराली के नाम से भी जाना जाता है। इनको लखुली विराली जो है इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे 7 बार असफल आक्रमण यहाँ पे जो है लक्ष्मी चंद के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो 8वीं बार ये आक्रमण करते हैं, तो 8वीं बार के आक्रमण है यहाँ पे लक्ष्मी चंद जो विजित होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मानशाह है, मानशाह के द्वारा यहाँ पे आपका जो मानपुर क्षेत्र है, मानपुर नगर को यहाँ पे जो है मानशाह के द्वारा बसाया जाता है। और जो तिब्बत का दापा प्रांत है, तिब्बत के दापा प्रांत को भी जो है यहाँ इनके द्वारा जीता जाता है। दापा प्रांत, यहाँ पे इसको जीतते हैं, और यहाँ से क्या है ये कर प्राप्त करते हैं, और कर के रूप में जो इनको 1.25 शेर तो सोना दिया जाता है, 1.25 शेर सोना। इसके साथ साथ में जो 4 सिंग वाला खाड़ू होता है, 4 सिंग वाला मेंढा, या आप इसको खाड़ू बोल सकते हैं, ये जो यहाँ पे इनको कर के रूप में जो दापा प्रांत के शासक होते हैं ये इनको देते हैं। यहाँ पे इनके दरबार में जो प्रसिद्ध लेखक है मानशाह के दरबार में, सॉरी ये मानशाह की मैं बात कर रहा हूँ, तो मानशाह के दरबार में जो प्रसिद्ध लेखक है जिनको आप कवि भरत के नाम से जानते हैं, कवि भरत जो यहाँ पे मानशाह के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा यहाँ पे जो प्रमुख रचना है मानवोदय काव्य, ये काव्य जो कई बार ये इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, इसके कवि के बारे में पूछा जाता है, कई बार इसके शासक के बारे में पूछा जाता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि मानवोदय काव्य संबंधित है तो मानशाह से, अगर कवि का नाम पूछा, लेखक का नाम पूछा जाए तो कवि भरत जो यहाँ हो जाएंगे। इनके द्वारा यहाँ पे ये मानवोदय काव्य की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है। और इस जो मानवोदय काव्य है, इस काव्य में यहाँ पे मानशाह को जो है सूर्य के सम्मान तेजस्वी बताया गया है, और जो बलि है राजा बलि का सम्मान यहाँ पे इनको जो दानवीर बताया गया है। इसके अलावा जो कवि भरत है इनके द्वारा जहांगीर विनोद की रचना भी की जाती है। जहांगीर विनोद, ये रचना अगर पूछी जाए तो ये रचना भी आपके कवि भरत की है। इसके अलावा अगर मानशाह के बारे में कुछ और पॉइंट बन सकते हैं, तो इसमें एक पॉइंट और ये बनता है कि जो ये मानशाह है, प्रश्न बनता है कई बार कि इनके समकालीन केंद्रीय सत्ता में कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक तो अकबर, तो समय अकबर के बाद फिर जब उनकी मृत्यु हो जाती है फिर उसके बाद जहांगीर यहाँ पे शासक रहते हैं। तो अकबर और जहांगीर के जो है यहाँ पे समकालीन शासक के रूप में इनको जाना जाता है। और इन्हीं के समय उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध
नाम आप जिसको सुनते हैं जीतू बगड़वाल, जीतू बगड़वाल जो इन्हीं के समय के ये है जिनको जो है यहाँ पे आचरियों के द्वारा हर लिया जाता है। तो जीतू बगड़वाल के अगर संबंधित बनता है कि ये किस के शासनकाल में थे, तो हो जाएगा आपके मानशाह के शासनकाल में। इसके अलावा जो देवलगढ़ में एक मंदिर है गुर्जा मंदिर, गुर्जा मंदिर जो कि आपके देवलगढ़ में है। यहाँ पे जो मानशाह के द्वारा स्वर्ण कलश जो दान में दिया गया था। तो यहाँ पे ये मानशाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अगले शासक है वो है आपके पास पृथ्वीपति शाह। अगर मैं पृथ्वीपति शाह की बात करता हूँ तो पृथ्वीपति शाह भी प्रमुख शासक हैं जो कि आपके इनके समय ही जो यहाँ, अगर पहले दिन की संरक्षिका की बात करें, संरक्षिका तो वो थी कर्णावती। कर्णावती का नाम उत्तराखंड में यहाँ पे प्रसिद्ध है क्योंकि इनके द्वारा जो यहाँ पे मुगल सेना के जो सैनिक होते हैं उनके काट लिए जाते हैं, जिस कारण इनके इसको नाक काटी कान काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के समय पृथ्वीपति के समय जो है जो सुलेमान शिको थे, सुलेमान शिको जो है यहाँ पे उत्तराखंड में शरण लेते हैं। और यहाँ पे जो पृथ्वीपति शाह है इनके समय एक प्रमुख संधि होती है जिसको आप हाटकोटी संधि के नाम से जानते हैं, हाटकोटी संधि। ये प्रश्न जो है 2-3 बार ये प्रश्न बन चुका है कि हाटकोटी संधि किस किस के मध्य हुई है। पहले अगर तो शासकों की बात की जाए तो इसमें आ जाएगा आपका पृथ्वीपति शाह, और इसके साथ साथ में मधानता, कहीं मधानता है कहीं मैदानता मिलता है आपको, तो मधानता प्रकाश के बीच जो है ये संधि होती है। अगर ये राज्य पूछा जाए तो आपका एक हो जाएगा आपका गढ़वाल, यानी जो पृथ्वीपति शाह है ये गढ़वाल के शासक है, और यहाँ पे जो मदांता प्रकाश है ये आपके सिरमौर के शासक हो जाएंगे। तो सिरमौर और गढ़वाल के बीच में जो यहाँ पे हाटकोटी संधि होती है, और गढ़वाल के राजा थे पृथ्वीपति शाह और सिरमौर के राजा थे आपके मदांता प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्रपत्रों के शासनों से संबंधित है। इसके बारे में हमने काफी विस्तृत चर्चा कर रखी है, इसमें पूरा हमारा कम से कम ये 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर पूरा बना रखा है। अगर आपने वो यूट्यूब में नहीं देखा है तो आप उसमें देखेंगे। ये पौरव वंश से संबंधित जो ये हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि पूरा जो यहाँ पे ऑप्शन भी है पौरव वंश, जो पौरव वंश है पूरा क्या है आपके ताम्रपत्रों पर आधारित इस वंश को भी कहा जाता है, ताम्रपत्रों पर आधारित वंश है तो ये पौरव वंश इसको माना जाता है। क्योंकि जो पौरव वंश है इसकी जो अधिकतर जानकारी है आपके ताम्रपत्रों से मिलती है। मुख्य रूप से जो तालेश्वर ताम्रपत्र है यहाँ पे आपके जो पौरव राजा है इनका उल्लेख किया गया है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो में जो यहाँ पे इसकी विस्तृत तरीके से जो व्याख्या की गई है। अब अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कुछ शक्ति स्तंभ अभिलेख में से ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है। ये अभिलेख के बारे में हमने चर्चा बहुत कर रखी है। ऑप्शन ए है गुह, ऑप्शन बी है वर्मन, ऑप्शन सी है सेन वर्मन और ऑप्शन डी है चक्रेश्वर। तो जो बाड़ाहाट है आपके ये उत्तरकाशी में ये स्तंभ अभिलेख बना हुआ है, ये आपके जो गुह है गुह से संबंधित यहाँ पे बाड़ाहाट अभिलेख माना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए है वनों की सुरक्षा हेतु, ऑप्शन बी है दुधारू पशुओं की सुरक्षा हेतु और ऑप्शन डी है फसलों की सुरक्षा हेतु, और सॉरी सी में है फसलों की सुरक्षा हेतु और ऑप्शन डी है बीमारियों से सुरक्षा हेतु। तो पहला आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको जो इसका उत्तर बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो चोमू देवता की बात की जा रही है, तो चोमू देवता मुख्य रूप से क्या है, ये दुधारू पशुओं की सुरक्षा हेतु जो है यहाँ पे चोमू देवता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो दुधारू पशु जब जंगल में जाते हैं वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो जो चोमू देवता है, चोमू देवता जो है इनको क्या है रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। ये जो इनको सही रास्ते में लेके आते हैं और ये जो है घर तक पहुंचते हैं। चोमू देवता, चोमू का मतलब यहाँ पे जो अर्थ है, चोमू का मतलब होता है चार मुख वाला, चार मुख वाला। कहा जाता है कि जो चोमू देवता है इनके क्या है चार मुख है, और इनकी तुलना जो है भगवान शिव से की जाती है। यानी जो चोमू देवता है इनको भगवान शिव माना जाता है। कहा जाता है कि जो भगवान शिव है ये यहाँ पे क्या है इन पशुओं की रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ थारू जनजाति से संबंधित कुछ प्रमुख देवता हैं जिनसे अक्सर प्रश्न यहाँ पे
बनते हैं और कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि जो थारू है ये इनको जो छोटी माता की एक बीमारी होती है, छोटी माता जिसको आप चेचक कहते हैं, चेचक की बीमारी को ठीक करने के लिए जो किस देवी की पूजा की जाती है, तो ये प्रश्न कई बार बना है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा शीतला माता। शीतला माता की यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये शीतला देवी की यहाँ पे जो है पूजा की जाती है। मुख्यतः जो चेचक की बीमारी है या छोटी माता की बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इनका जो है पशुओं की रक्षा के लिए भी जो है देवता की पूजा करते हैं। पशुओं की रक्षा के लिए यहाँ पे जो थारू लोग हैं, यहाँ पे जो है डोर चांदी देवी, डोर चांदी देवी की पूजा करते हैं। इसके अलावा जो नगरियाई देवी है, नगरियाई देवी, इन दोनों देवियों को जो यहाँ पे पशुओं की रक्षा के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा जो फसल है, फसल की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे जो है, फसल सुरक्षा के लिए इनकी जो प्रमुख देवी है वो है आपके पास जगमतिया देवी, जगमतिया देवी। अगर प्रश्न ये कई बार ये प्रश्न बन चुके हैं तो फसल सुरक्षा के रूप में यहाँ पे जगमतिया देवी की यहाँ पे क्या है, पूजा की जाती है। इसके अलावा इनकी जो शिकार की देवी है, शिकार की देवी, शिकार की देवी के रूप में जो है जो थारू लोग है यहाँ पे बागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। बागेश्वरी देवी की जो है यहाँ पे क्या है, थारुओं के द्वारा पूजा की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे एक प्रमुख युद्ध का वर्णन किया गया है कि निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाडोंड का युद्ध लड़ा गया है। आपके पास चार ऑप्शन है, गढ़वाल और सिरमौर, ऑप्शन बी है कुमाऊं और गढ़वाल, ऑप्शन सी है तिब्बत और गढ़वाल, ऑप्शन डी है तिब्बत और कुमाऊं। अब यहाँ पे जो ये युद्ध लड़ा गया है ये तो मुख्यतः आपके गढ़वाल और सिरमौर के बीच में लड़ा गया है। अगर प्रश्न बनता है कि ये जो तामाडोंड का युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा जाता है, या फिर ये प्रश्न बना कि तामाडोंड का युद्ध कब लड़ा गया था, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये लड़ा कब गया था, तो ये जो युद्ध है तामाडोंड का युद्ध, ये जो है 1755 में ये युद्ध होता है। अब पूछा जाए किस किस के बीच में, तो ये हो जाएगा आपके, एक तो आपका शिवदेव जोशी के बीच में, शिवदेव जोशी, और दूसरे हो जाएंगे आपके शिवदेव जोशी और जो गढ़ सेना है, गढ़ सेना के जो सेनापति होते हैं, गढ़ सेनापति मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गढ़ सेनापति नरपत सिंह, नरपत सिंह गुलेरिया, गुलेरिया, ठीक है। ये जो तामाडोंड का युद्ध है 1755 में शिवदेव जोशी और गढ़ सेनापति जो है नरपत सिंह गुलेरिया के मध्य यहाँ पे जो ये युद्ध है ये होता है। और इस युद्ध में जो गढ़ सेनापति होते हैं नरपत सिंह गुलेरिया, इनकी क्या है यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि इनका क्या है यहाँ पे इस युद्ध में क्या है ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो गढ़वाल और कुमाऊं है इसके मध्य में कहीं युद्ध हुए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए में जो कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के जो प्रमुख युद्ध है, थोड़ा सा इनको भी एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न क्या बन जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, एक युद्ध है आपका बधानगढ़ी का युद्ध, बधानगढ़ी का युद्ध। अगर यहाँ पे बधानगढ़ी का युद्ध कभी पूछा जाए तो ये युद्ध अगर हो की बात अगर डेट पूछी जाए तो होता है 1491 के मध्य। और ये युद्ध मुख्य रूप से किस किस के बीच में होता है, तो आपका एक तो कीर्तिचंद है, कीर्तिचंद चंद शासक थे, दूसरे थे आपके गढ़वाल के उस समय जो अजय पाल है, अजय पाल के मध्य जो है ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो कीर्तिचंद है ये क्या करते हैं, जो अजय पाल है, अजय पाल को जो है इस युद्ध में बदानगढ़ी के युद्ध में कीर्तिचंद जो है अजय पाल को पराजित करते हैं। तो ये पहला युद्ध रखेंगे आप, बदानगढ़ी का युद्ध 1491 में कीर्तिचंद और अजय पाल के बीच में होता है और अजय पाल जो है इस युद्ध में पराजित होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एक युद्ध और है जिसको आप जो है ग्वालदम के युद्ध के नाम से जानते हैं, ग्वालदम का युद्ध। अगर मैं ग्वालदम के युद्ध की बात करता हूं तो ये युद्ध जो है आपके 1581 में यहाँ पे ग्वालदम का युद्ध होता है। और इस युद्ध में मुख्यतः ये जो युद्ध है ये बलभद्र शाह और जो कुमाऊं के शासक थे वो थे आपके रुद्रचंद। गढ़वाल के शासक बलभद्र शाह और कुमाऊं के शासक रुद्रचंद के बीच में जो है ये 1581 में ग्वालदम का युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद क्या है आपके पराजित हो जाते हैं।
इसके अलावा अभी इससे पहले हमने एक जिक्र किया था यहाँ पे मानसा और लक्ष्मी लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद और मानशाह के बीच में यहाँ पे 8 युद्ध हुए हैं, जिसमें से 7 युद्धों में यहाँ पे लक्ष्मी चंद पराजित हुआ है और मानशाह जो यहाँ पे एक युद्ध में यहाँ पे लक्ष्मी चंद विजय हुआ। जो अंतिम युद्ध होता है 8वां युद्ध, उसमें यहाँ पे लक्ष्मी चंद जो है विजित होते हैं। और इसके साथ साथ में एक और युद्ध है, अगर मैं तीसरा युद्ध की बात करता हूँ, वो है आपके पास काकुआ मोर का युद्ध। ये युद्ध भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, काकुआ मोर का युद्ध। अगर इसकी बात की जाए तो ये युद्ध होता है महिपति शाह और इसके साथ साथ में त्रिमल चंद के मध्य, त्रिमल चंद। और यहाँ पे जो है महिपत शाह के आपके वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा और युद्ध है भेंगणी का युद्ध। भेंगणी का युद्ध ये गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य का नहीं है। भेंगणी अगर मैं भेंगणी युद्ध की बात करता हूं तो ये युद्ध मुख्यतः आपके 1689 में लड़ा गया था। और ये जो है आपके जो गुरु गोविंद सिंह और इसके साथ साथ में फतेहपति शाह के मध्य यहाँ पे जो वेंगणी का युद्ध हुआ था। तो ये अलग है, लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अन्य युद्धों की, यहाँ पे बदानगढ़ी का युद्ध देखा हमने, ग्वालदम का युद्ध देखा है, मानशाह और लक्ष्मीचंद के बीच हुआ है, काकवा मोर का युद्ध देखा है, भेंगणी का युद्ध यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में जो हुआ था, ये हो गया। इसके अलावा एक और युद्ध है, वो है आपका बग्वाली पोखर का युद्ध। बग्वाली पोखर का युद्ध ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। इसकी बात करते हैं तो 1779 में आपका बग्वाली पोखर का युद्ध होता है। और ये युद्ध जो है मुख्य रूप से आपके ललित शाह और मोहन चंद के मध्य जो है यहाँ पे बग्वाली पोखर का युद्ध होता है। जिस युद्ध में क्या है, आपके जो ललित शाह है यहाँ पे क्या है, मोहन चंद को पराजित करते हैं और जो प्रद्युमन शाह होते हैं उनको क्या है, ये गद्दी पर बिठा लेते हैं। अगला युद्ध है कपरोली का युद्ध। कपरोली का युद्ध, अगर कपरोली युद्ध की बात की जाए तो युद्ध जो है आपके जयकृत शाह और इसके साथ साथ पराक्रम शाह, इन दोनों के मध्य में यहाँ पे ये होता है। जयकृत शाह और पराक्रम शाह के मध्य यहाँ पे जो है कपरोली का युद्ध होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो और युद्ध है, अन्य युद्धों में अगर हम देखते हैं तो एक हो जाएगा आपके पास, कपरोली के बाद है दुधोली का युद्ध। दुधोली का युद्ध जो कि आपके 1755 में लड़ा जाता है। इसमें ये जो युद्ध है शिव देव जोशी और गढ़ सेनापति नरपति, ये सॉरी दुधोली का युद्ध की बात कर रहे हैं तो दुधोली का जो युद्ध है ये ज्ञानचंद द्वितीय के मध्य और फतेह शाह के मध्य यहाँ पे जो है दुधोली का युद्ध होता है। और बाकी तामाडोंग का युद्ध हमने शुरू में देख लिया है। एक जो अंतिम युद्ध है यह है आपके पालीगांव का युद्ध। पालीगांव का युद्ध जो मुख्य रूप से 1786 में होता है हर्षदेव जोशी और आपके मोहनचंद के मध्य। तो ये कुछ प्रमुख युद्ध है, एक बार फिर से देखेंगे आप। अगर मैं बात करता हूँ बधानगढ़ का युद्ध तो कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच में हुआ था। ग्वालदम का जो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ। और काकवा मोर का युद्ध पूछा जाए तो महिपत शाह और त्रिमल चंद के बीच है। भेंगणी का युद्ध जो आपके गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य हुआ था। इसके अलावा बग्वाली पोखर का युद्ध ललित शाह और मोहन चंद के बीच हुआ। और कपरोली का युद्ध जयकृत शाह और पराक्रम शाह के बीच में हुआ था। इसके अलावा पराक्रम शाह और प्रद्युमन शाह, दोनों प्रद्युमन शाह करेंगे आप, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह के मध्य यहाँ पे युद्ध होता है। और दुधोली का युद्ध जो है आपके ज्ञानचंद द्वितीय और फतेह शाह के बीच में होता है। और जो तामाडोंड का युद्ध है ये शिवदेव जोशी और गढ़ सेनापति नरपत गुलेरिया के बीच में ये होता है। उसके अलावा जो पालीगांव का युद्ध है ये 1786 में हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में होता है। तो ये कुछ प्रमुख युद्ध है जिनको आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप यहाँ पे पूछा गया है कि
वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो कुमाऊं परिषद है, इस कुमाऊं परिषद से संबंधित जो है कई बार कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे इसके 6 अधिवेशन हुए हैं। उन 6 अधिवेशनों में से किसी की भी अध्यक्षता के बारे में पूछा जा सकता है और उसके स्थान के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ में जो है उस युद्ध में सॉरी उस अधिवेशन में क्या हुआ था उससे संबंधित यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके संस्थापक के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल से करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे अगर 1917 की बात करते हैं तो यहाँ पे जयदत्त जोशी के द्वारा जो यहाँ पे 1917 में यहाँ पे अल्मोड़ा में इसके जो परिषद की जो अधिवेशन थी इसकी अध्यक्षता यहाँ पे की जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस अधिवेशन के सॉरी जो ये हमारे पास कुमाऊं परिषद है इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उनको हम यहाँ पे एकत्रित करेंगे या फिर जानेंगे। पहली बात करते हैं 1912 की। 1912 में क्या होता है, अल्मोड़ा में जो है आपके अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना यहाँ पे क्या है की जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जिस उद्देश्य से की जाती है वो उद्देश्य यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। जो लोग हैं लोग जो है इतने जागरूक नहीं होते हैं या कह सकते हैं आप लोग जो है यहाँ पे अल्मोड़ा कांग्रेस से उतने नहीं जुड़ते हैं। तत्पश्चात क्या होता है 1916 में क्या होता है, तारादत्त गेरोला, हरगोविंद पंत, ये सब जो यहाँ पे क्या है कुमाऊं परिषद की बारे में सोचते हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना के बारे में इनके द्वारा प्लान जो है ये बनाया जाता है। तो साथ साथ में इनके साथ में तारादत्त गेरोला, हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत हो गए। इसके साथ साथ में बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह हो गए। इनके द्वारा यहाँ पे ये जो पहली शुरुआत बात करें 1916 में ये हुई थी नैनीताल में। लेकिन इसकी जो पहली बैठक होती है, बैठक करते हैं उसके बाद ये 1916 में अल्मोड़ा में इनके द्वारा बैठक की जाती है। मजेड़ा गांव, कभी गांव भी पूछा जाता है, मजेड़ा गांव में यहाँ पे बैठक की जाती है और इस बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे नारायण दत्त के द्वारा, नारायण दत्त छिंदवाल इनका पूरा नाम है। नारायण दत्त छिंदवाल के द्वारा यहाँ पे इस पहली बैठक की अध्यक्षता की जाती है, जिसके द्वारा जो यहाँ पे क्या है जो कुमाऊं परिषद है इसको जो ऑफिशियली क्या है इसको यहाँ पे क्या है गठन किया जाता है 1916 में। तो यहाँ पे इससे संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति है तारादत्त गेरोला, हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और इंद्रलाल शाह, ये सब महत्वपूर्ण है। इसके बाद इनके जो यहाँ पे 6 महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं और इन अधिवेशनों से यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला अधिवेशन, ये हुआ था आपके 1917 में और इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी आपके जयदत्त जोशी के द्वारा। जयदत्त जोशी जो इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये जो आपका होता है ये है आपके अल्मोड़ा में। यहाँ पे पहले यहाँ पे अधिवेशन के यहाँ पे क्या है शुरुआत होती है और इसमें क्या है मुख्य रूप से जो यहाँ पे जो कुमाऊं परिषद है इसको क्या है स्थानीय संगठन के रूप में मान्यता देने पर क्या है विचार किया जाता है। और तत्पश्चात 1918 में दूसरा अधिवेशन होता है हल्द्वानी में दूसरा अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो करते हैं तारादत्त गेरोला के द्वारा यहाँ पे जो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन में मुख्य रूप से आपके जो जंगल कानून है उन जंगल कानूनों के विरोध के लिए या फिर उनके उनका अंत करने के लिए यहाँ पे क्या है जो दूसरा अधिवेशन है यहाँ पे ये जो मुख्य पॉइंट रहता है, इस पर यहाँ पे क्या है चर्चा की जाती है। इसके बाद जो तीसरा अधिवेशन है, ये दूसरा अधिवेशन था। इसके अलावा जो तीसरा अधिवेशन होता है 1919 में, जो कि आपके कोटद्वार में, अगर स्थान पूछा जाए तो कोटद्वार में। पहला हुआ था अल्मोड़ा में, दूसरा हुआ था हल्द्वानी में, तीसरा हो रहा है कोटद्वार में। पहले की अध्यक्षता की थी आपके जयदत्त जोशी ने, दूसरी की अध्यक्षता की थी तारादत्त गेरोला के द्वारा। इसके अलावा जो तीसरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत के द्वारा यहाँ पे क्या है तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है 1919 का वो क्या है, जो असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था यहाँ पे असहयोग आंदोलन को जो यहाँ पे नैतिक समर्थन प्रदान करने के लिए क्या है ये अध्यक्ष यहाँ पे ये सम्मेलन किया जाता है। तो ये जो यहाँ पे क्या है थर्ड अधिवेशन कोटद्वार हरगोविंद पंत के द्वारा अध्यक्षता की गई। असहयोग आंदोलन को यहाँ पे जो नैतिक समर्थन प्रदान करने के लिए ये किया गया था। इसी समय यहाँ पे 1919 में जो है गढ़वाल परिषद का गठन किया जाता है। गढ़वाल परिषद का गठन यहाँ पे 1919 में होता है और 1919 में यहाँ पे जो गढ़वाल परिषद कुमाऊं परिषद है, कुमाऊं परिषद के सहयोग से जो यहाँ पे नायक सुधार समिति
नायक सुधार समिति का गठन भी यहाँ पे 1919 में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके फोर्थ अधिवेशन की, मैं चौथा अधिवेशन यहीं पे लिख देता हूँ। जो चौथा अधिवेशन हुआ था फोर्थ, ये हुआ था 1923 में, और इसकी अध्यक्षता की थी आपके बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे के द्वारा यहाँ पे फोर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। नहीं सॉरी, फोर्थ अधिवेशन तो कुमाऊं में हुआ था। पहला हुआ था अल्मोड़ा में, दूसरा हुआ था हल्द्वानी में, तीसरा हुआ था कोटद्वार में, चौथा हुआ था काशीपुर में। फोर्थ की बात करें तो जो फोर्थ अधिवेशन था ये 1920 का है। 1920 में ये काशीपुर में इसको आयोजित किया गया था, काशीपुर में यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत के द्वारा यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इस जो फोर्थ अधिवेशन है यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन को जो नैतिक समर्थन दिया जाता है, जबकि जो थर्ड आंदोलन जो तीसरा होता है, तीसरा आपके कोटद्वार में ये तीसरा सम्मेलन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त बद्रीदत्त जोशी के द्वारा यहाँ पे थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इसमें यहाँ पे क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता को क्या है यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है या प्रोत्साहित किया जाता है तीसरे अधिवेशन में। जगह पूछी जाए तो जाएगा आपकी कोटद्वार में, अध्यक्षता पूछी जाए तो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। फिर फोर्थ अधिवेशन हुआ था आपका 1920 में, ये हुआ था आपके काशीपुर में, और इसकी अध्यक्षता की थी आपके हरगोविंद पंत के द्वारा। और इसमें जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन को नैतिक समर्थन जो प्रदान किया गया था। उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं तो ये हुआ था 1923 में, और इसकी जो अध्यक्षता है 23वीं की ये की थे बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे के द्वारा यहाँ पे 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और ये जो हुआ था ये हुआ था आपके टनकपुर में। इसके बाद जो लास्ट हुआ था सिक्स्थ अधिवेशन, ये हुआ था आपके 1926 में, और ये हुआ था आपका धन्याधोली में। धन्याधोली जो कि आपके पड़ता है रानीखेत में यहाँ पे ये अंतिम अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इसके बाद यहाँ पे इसके पश्चात जो ये कुमाऊं परिषद है, इसको जो यहाँ पे जो कांग्रेस अल्मोड़ा कांग्रेस थी उसमें क्या है इसका विलय कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये अल्मोड़ा का यहाँ पे जो कुमाऊं परिषद से उससे संबंधित जो हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, वो हमने यहाँ पे देखे हैं। अब जो अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए आपके पास दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कालामाटी चंपावत, ऑप्शन बी है किमनीग्राम उत्तरकाशी, ऑप्शन सी है फड़कानोली चमोली, ऑप्शन डी है मल्ला पैनाली अल्मोड़ा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑप्शन ए बी सी ये तीनों गलत है। जो मल्ला पैनाली है ये क्या है आपके अल्मोड़ा में है। इस प्रश्न में मुख्यतः आपके पास जो हमारे पास पुरातात्विक स्थल है उन स्थलों से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जगह है, यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल है, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो ये मिलान करने के लिए प्रश्न आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा में हमको सबसे अधिक यहाँ पे क्या है पुरातात्विक स्थल देखने को मिलते हैं। इनमें से अगर मैं बात करता हूँ मल्ला पैनाली की, मल्ला पैनाली आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। इसके साथ साथ में जो लाखों उडियार है, लाखों उडियार ये भी आपके यहीं है। इसके अलावा जो फड़कानोली है, फड़कानोली ये भी आपके अल्मोड़ा में है। इसके अलावा जो पेटशाल है, पेटशाल भी अल्मोड़ा में है। फलसीमा भी आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। इसके साथ साथ में जो लवेताब है, लवेताब भी अल्मोड़ा में है। नौला ग्राम ये भी आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं नौगांव की, नौगांव भी आपके अल्मोड़ा में है। एक है धनगल, धनगल भी आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। और मेहरू उड़ियार ये भी आपके अल्मोड़ा में है। इसके साथ साथ में हमारे पास है दीना पानी की बात करते हैं तो ये भी अल्मोड़ा में है। और क्या है आपका हतवाल घोड़ा ये भी आपके अल्मोड़ा में है। इसके साथ साथ जो काला माटी ये भी क्या है आपके अल्मोड़ा में पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे स्थल है जो कि आपके अल्मोड़ा में आपको देखने को मिलते हैं। मल्ला पैनाली, लाखुड़ियार, फड़कानौली, नौगांव, धनगल, महरूड़ियार, पेटशाल, फलसीमा, लवेताब, नौलाग्राम, हतवाल घोड़ा और काला माटी, ये सब स्थल आपके अल्मोड़ा में मिलेंगे। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं चमोली में, तो चमोली में भी प्रमुख कुछ स्थल है, जैसे कि आपका जो ग्वारख्या उडियार है, ग्वारख्या चमोली में पड़ेगा।
इसके साथ साथ में यहाँ पे किमनी ग्राम है, किमनी ग्राम ये भी आपके चमोली में है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो जो मलारी है, मलारी के प्रमुख शवादान है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये आपके यहाँ पे है। बाकी गोपेश्वर है, ये प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जहाँ से हमको जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो साथ साथ में हमारे पास हरिद्वार है। हरिद्वार में हमारे पास एक प्रमुख स्थल है बहादराबाद, बहादराबाद यहाँ से हमको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की, तो पौड़ी गढ़वाल से भी कुछ जगह हैं जैसे रणीहाट, थापली, इसके अलावा पश्चिमी नयार घाटी यहाँ से जो है हमको क्या है पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। ये पौड़ी के स्थल है, हैदराबाद आपका हरिद्वार में हो गया। इसके अलावा अगर मैं चंपावत की बात करता हूँ, चंपावत, तो चंपावत में हमको जो देवीधुरा है, देवीधुरा से हमको जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तरकाशी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में दो जगह हैं, एक आपका पुरोला है, पुरोला, एक आपका हुडोली है, जिसको आप हुडली भी इसको जो है बुक्सों में कहा गया है, लेकिन असली में इसका नाम जो है हुडोली है। इसके साथ साथ में पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में आपका जो बनकोट क्षेत्र है, बनकोट, इसके साथ साथ में नैनी पातल, ये जो है आपके यहाँ पे कुछ पुरातात्विक स्थल हैं। तो यहाँ पे आप इनको अलग से लिख के जो है आप इन स्थलों को याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है मिलान करने के लिए अक्सर प्रश्न बनते हैं। इसके साथ साथ में कभी जो है इनसे संबंधित पूछा जाता है कि कौन सी जगह में जो है क्या प्राप्त हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड में चित्रेश्वर या फिर आप छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? ऑप्शन ए है कत्यूरी, ऑप्शन बी है कुनिंद, ऑप्शन सी है चंद और ऑप्शन डी है परमार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, जो कुनिंद है, कुनिंद के द्वारा यहाँ पे छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के जारी किए जाते हैं। मुख्यतः यहाँ पे इनके द्वारा जो है 3 प्रकार के सिक्के जारी किए जाते हैं। एक है आपके अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, और दूसरे हैं आपके पास अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। इसके साथ साथ में यहाँ पे एक हो जाते हैं आपके पास छत्रेश्वर प्रकार के, छत्रेश्वर या चित्रेश्वर या चत्रेश्वर, ये अलग अलग नाम है, श्वर प्रकार के सिक्के। ये जो 3 प्रकार के सिक्के मुख्यतः यहाँ पे कुनिंदों के द्वारा चलाए जाते हैं। कुनिंद जो है यहाँ पे उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति इसको माना जाता है। तो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, इसको जो है हिमालय क्षेत्र का सबसे प्राचीन सिक्का जो इसको कहा जाता है। इसकी जो अगर हम खोज की बात करते हैं तो 1779 में यहाँ पे मोहन सिंह के द्वारा यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की खोज की जाती है। इसमें जो मुख्यतः आपके जो धातु है, इसमें तांबे का जो है प्रयोग किया गया है, तांबे से यहाँ पे जो है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के बने हुए हैं। साथ में अगर इसमें लिपि की बात करते हैं तो इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अमोघ भूति की, अमोघ भूति यहाँ पे जो कुनिंदों के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इनको जाना जाता है। और इनके सिक्कों की बात करते हैं तो इनकी जो है हमको सर्वाधिक संख्या में हमको अमोघ भूति प्रकार के सिक्के मिलते हैं, जिसमें मुख्यतः जो हिंद और यवन शैली है इसका यहाँ पे क्या है हमको प्रभाव देखने को मिलता है। इनके जो सिक्के हैं ये भी आपके तांबे और साथ साथ में जो ये चांदी से निर्मित है, और इसमें जो है मुख्यतः आपकी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का यहाँ पे अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों में किया गया है। छत्रेश्वर प्रकार, मुख्यतः अगर हम छत्रेश्वर की बात करते हैं तो ये जो कुनिंद थे इनके जो मुख्य देवता के रूप में या फिर कुल देवता के रूप में यहाँ पे छत्रेश्वर को माना जाता है, जिनकी तुलना जो है मुख्यतः आपके भगवान शिव से की जाती है। और ये छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के यहाँ पे कुनिंदों के द्वारा चलाए जाते हैं। और इन सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो भगवत छत्रेश्वर महात्मना लिखा हुआ मिलता है, छत्रेश्वर महात्मना यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। और साथ साथ में ये जो सिक्के हैं इनमें आपको कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में इन सिक्कों में आपको जो मुख्यतः बौद्ध धर्म और शैव धर्म का प्रभाव मिलता है। और ये जो सिक्के हैं इसमें जो है तांबे का प्रयोग किया गया है, और ब्राह्मी लिपि में जो ये सिक्के, इनमें जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये कुनिंदों से संबंधित, इसमें भी हमने काफी विस्तृत यहाँ पे चर्चा कर रखी है, एक इस पे स्पेशल वीडियो बना रखी है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है भगत सिंह रावत, ऑप्शन बी है कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन डी है मोहन सिंह नेगी।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैती आंदोलन की, तो मैती आंदोलन जो है आपके जो हमारे पास कल्याण सिंह रावत है, कल्याण सिंह रावत के द्वारा यहाँ पे मैती आंदोलन को शुरू किया गया था। कल्याण सिंह की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो 1994 और 95, कहीं 94 मिलता है तो कहीं 95 मिलता है। यहाँ पर जो यहाँ पे मैती आंदोलन की इनके द्वारा शुरुआत की जाती है, इसलिए जो इनको मैती नाम से भी जाना जाता है। मैती अगर शब्द पूछा जाए तो यहाँ पे कल्याण सिंह रावत को मैती के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ में इन्होंने 1994 में एक संस्था की स्थापना की थी, जिसको आप जो मुख्यतः हिमालय वन्य जीव संरक्षण संस्था के नाम से जानते हैं। हिमालय वन्य जीव संरक्षण संस्था, इसकी स्थापना जो है इनके द्वारा यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे 2000 में जो नंदा राजजात यात्रा होती है, उस नंदा राजजात यात्रा के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है नंदा देवी स्मृति वन, नंदा देवी स्मृति वनों की जो यहाँ पे स्थापना करते हैं। इसके साथ साथ में जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए थे उन शहीदों की स्मृति में जो यहाँ पे इनके द्वारा शौर्य वन जो यहाँ पे इनके द्वारा लगाया जाता है, और शौर्य वन की यहाँ पे इनके द्वारा स्थापना की जाती है। और 2020 में अगर बात करते हैं तो 2020 में जो है इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। पद्म श्री से जो यहाँ पे कल्याण सिंह रावत को सम्मानित किया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो अगले हमारे पास एक प्रमुख पर्यावरणविद यहाँ पे है, वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित भी कई बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा की, तो इनको जो वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। वृक्ष मानव 1927 में जन्म होता है। 1927 जो टिहरी है, टिहरी के मरोड़ गांव में इनका जन्म होता है सुंदरलाल बहुगुणा का। इनको जो वृक्ष मित्र भी इनको कहा जाता है। इसके साथ साथ में जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन को जो शिखर तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया जाता है। और उस समय इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, वो था हिमालय बचाओ देश बचाओ, हिमालय बचाओ देश बचाओ। अगर पूछा जाए नारा किसका है तो हो जाएगा आपके सुंदरलाल बहुगुणा। इसके साथ साथ में यहाँ पे इनके द्वारा जो इनकी जो पत्नी होती है विमला देवी के सहयोग से जो है यहाँ पे ये पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करते हैं। पर्वतीय नवजीवन मंडल की यहाँ पे क्या है, इनके द्वारा स्थापना की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो एक पर्यावरण प्रेमी थे रिचर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो रिचर्ड के सहयोग से जो है यहाँ पे इनके द्वारा जो है एक और संस्था की स्थापना की जाती है, वृक्ष मानव संस्था। वृक्ष मानव संस्था की जो है इनके द्वारा क्या है, स्थापना की जाती है रिचर्ड के सहयोग से। इसके अलावा यहाँ पे जो इनको कुछ प्रमुख पुरस्कार मिले हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो 1981 में जो है इनको पद्म श्री दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने क्या है इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। फिर उसके पश्चात इनको जो है 1985 की बात करते हैं तो 1985 में इनको जो है वृक्ष मानव का पुरस्कार दिया जाता है, वृक्ष मानव पुरस्कार। ये जो है आपके वृक्ष मित्र संस्था करके एक संस्था है, वृक्ष मित्र संस्था। वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा यहाँ पे वृक्ष मानव का पुरस्कार जो है यहाँ पे 1985 में दिया जाता है। फिर 1987 में इनको एक और पुरस्कार दिया जाता है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। राइट लिवलीहुड पुरस्कार यहाँ पे क्या है, इनको 1987 में दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 2009 की, तो 2009 में जो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। 2009 इनको जो पद्म विभूषण से जो है क्या है आपके सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो 21 मई 2021 को जो इनका निधन होता है, और इनके निधन के बाद जो 2023 में इनके नाम से जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पुरस्कार भी दिया जा रहा है, जिसको आप सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार के नाम से इस पुरस्कार को जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, और इनसे संबंधित हमने कई तथ्यों को जो है यहाँ पे देखने का प्रयास किया है, जो कि हमारी परीक्षाओं की दृष्टि के लिए जो काफी महत्वपूर्ण है। और
यहाँ आपको कई सारे कंसेप्ट भी देखने को मिलेंगे अगर आपने वीडियो एक तरफ से देखा है और अच्छे से देखा है। तो फिर हम अगली जो वीडियो है, अगली वीडियो में भी हम इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे और इस सीरीज को जो है आगे बढ़ाते रहेंगे।